Good afternoon, students. लास्ट क्लास में एक बार देख लो हमने जल्दी से क्या किया था। लास्ट क्लास में हम रेडिकल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको रेडिकल बताया था प्रोपेन का। प्रोपेन में बताओ कितने रेडिकल बनते थे, क्या बताया था मैंने? प्रोपेन से कितने रेडिकल बनते थे? दो रेडिकल। प्रोपेन से जो दो रेडिकल बनते थे उनको हम बोलते थे एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल। ये दो नाम हमने दिया था उसको, एन प्रोपाइल और आइसो प्रोपाइल, और दोनों का जो फॉर्मूला था वो C3H7 था। ये प्रोपेन से बनने वाला रेडिकल था, इतना हमने समझा था। फिर हम ब्यूटेन पे मूव किए थे, वहां पे हमने दो स्ट्रक्चर बनाए थे, एक एन ब्यूटेन का, एक आइसो ब्यूटेन का। एन ब्यूटेन से कितने रेडिकल बनते थे? एन ब्यूटेन से दो। एन ब्यूटेन से जो दो रेडिकल बनते थे उनको हम क्या बोलते थे? उनके लिए प्रीफिक्स क्या यूज किया था? एन ब्यूटाइल एंड सेक ब्यूटाइल। ठीक है, एन ब्यूटेन से जो बनता था उसको हम बोलते थे एन ब्यूटाइल और सेक ब्यूटाइल। और आइसो ब्यूटेन से जो बनता था, आइसो ब्यूटेन से उसको हम क्या क्या बोलते थे? आइसो ब्यूटाइल एंड टर्ड ब्यूटाइल। तो ये चार रेडिकल हमने वहां पर क्रिएट किया था, एन ब्यूटेन से दो और आइसो ब्यूटेन से दो। तो ये चारों हमें अच्छे से याद होने चाहिए, इनका स्ट्रक्चर हमें अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि C4H9 बनाने की कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं, C4H9 बनाने के कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं? गुड। C4H9 बनाने के टोटल चार पॉसिबिलिटीज होंगे। तो ये जो चारों है, एन ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल, आइसो ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल, ये चारों का जो फॉर्मूला होगा वो C4H9 होगा। तो अगर आपसे सिंपली कोई पूछ रहा है कि C4H9 बनाने के कितने पॉसिबिलिटीज होंगे, तो हमारा आंसर होगा 4 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो ये इन चारों रेडिकल के बारे में हो गया। रेडिकल के ही पार्ट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पर, इसको अच्छे से समझिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, एक रेडिकल जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस स्ट्रक्चर के बारे में बताओ, इसको हम क्या बोलते हैं? इस स्ट्रक्चर का क्या नाम है? इसको हम क्या बोलते थे? नियोपेंटेन। नियोपेंटेन, ये एक 5 कार्बन सिस्टम है। नियोपेंटेन से जो रेडिकल बनता है इसको हम बोलते हैं नियोपेंटाइल रेडिकल। ठीक है, नियोपेंटेन से जो रेडिकल बनेगा इसको हम बोलेंगे नियोपेंटाइल रेडिकल। और यहां पे अगर आप देखोगे तो नियोपेंटेन में आप एक ही तरीके से H हटा सकते हो। ये चारों जो पोजीशन है, अगर मैं इन कार्बन को देखूंगा तो ये चारों एक जैसे ही, इनमें से कहीं से भी H हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप नियोपेंटेन की बात करते हो, इससे सिर्फ एक ही रेडिकल बन सकता है और इसको हम बोलते हैं नियोपेंटाइल। ठीक है, तो 5 कार्बन सिस्टम का हमें ये रेडिकल सबसे ज्यादा याद रखना होता है, बाकी रेडिकल्स हमारे लिए ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है। 4 कार्बन सिस्टम के C4H9 वाले 4 पॉसिबिलिटीज वो हमें अच्छे से याद रखना है। क्लियर? अब ये जो पेंटाइल है, इसके लिए ध्यान रखिएगा, एक ऑल्टरनेट वर्ड जो है इट इज अमाइल। पेंटाइल जो होता है इट इज 5 कार्बन सिस्टम, अमाइल भी वर्ड यूज किया जाता है, कहीं आपको नियो अमाइल भी लिखा होगा। अमाइल इज ऑल्सो वर्ड विच इज यूज फॉर 5 कार्बन सिस्टम। तो नियो पेंटाइल लिखे, नियो अमाइल लिखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को ही हम सही बोलेंगे। अगर कहीं क्वेश्चन में आपको अमाइल वर्ड लिखा हुआ है तो इससे आपको समझ में आना चाहिए कि वो 5 कार्बन सिस्टम या फिर पेंटाइल की जगह एक ऑल्टरनेट वर्ड आपको लिख के दे रहा है। तो ये एक और चीज यहाँ पर ध्यान रखेगा। इतना सबको समझ में आ गया? अब जब हम यहां पर बात करते हैं तो कुछ अनसैचुरेटेड रेडिकल्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, जो क्वेश्चन में हमें मिलता है। तो ये 3 अनसैचुरेटेड रेडिकल हमें डायरेक्टली याद रखने हैं। पहला आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है? विनाइल। दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पर अलाइल। और तीसरा रेडिकल इसे हम क्या बोलेंगे? प्रोपार्जिल। विनाइल, अलाइल, प्रोपार्जिल। रेडिकल कैसे बनता था मैंने आपको क्या बताया था? हाउ डू यू मेक अ रेडिकल? रेडिकल का फॉर्मेशन हमने कैसे किया था? किसको रिमूव करके? रेडिकल हमने किसको रिमूव करके किया था? H को। जब हम हाइड्रोकार्बन से H को हटाते हैं तो रेडिकल बनता है। अब आप ये बताओ कि ये जो विनाइल रेडिकल है ये किससे बना होगा, कौन से मॉलिक्यूल से H हटके बना है? ये देख के डायरेक्टली समझ में आना चाहिए, किससे हटके बना होगा? इथीन से। जब हम इथीन का स्ट्रक्चर बनाएंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2,
और अगर मैं यहां से इथीन से H हटाता हूं तो जो रेडिकल बनेगा वो विनाइल रेडिकल कहलाता है, तो इसको हम विनाइल रेडिकल बोलते हैं। अब आप देख के इतना आइडिया तो लगा सकते हो कि कौन सा रेडिकल कहां से H हटाने के बाद बना होगा, तो वो हमें अब डिस्कस नहीं करना। ये तीनों रेडिकल डायरेक्टली याद रखना कि पहले वाले को विनाइल बोलते हैं, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से अगर फ्री वैलेंसी आपको दिखे तो उसको अलाइल बोलते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन से अगर आपको फ्री वैलेंसी दिखे वहां से अगर H हटा हुआ तो इस रेडिकल को हम प्रोपार्जित बोलते हैं। तो ये तीन अनसैचुरेटेड रेडिकल को हमें डायरेक्टली याद रखना है। क्लियर? तो ये तीनों रेडिकल्स के बाद अब कुछ और इंपॉर्टेंट रेडिकल्स है जो हमें याद रखना होता है, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अलग से कुछ और रेडिकल्स को लिखा है जो हमें क्वेश्चन में रिक्वायर्ड होगा। पहला जो रेडिकल यहाँ पर है इथाइलिडीन, ठीक है, और राइट साइड में जो पहला रेडिकल है दैट इज इथाइलिन। अब यहां पर अगर आप देखोगे तो इथाइलिडीन और इथाइलिन दोनों में दो फ्री वैलेंसी आपको दिखेगा, ठीक है। हम नॉर्मली जब रेडिकल बना रहे थे तो हमने एक ही हाइड्रोजन को हटाया था, एक फ्री वैलेंसी क्रिएट किया था, लेकिन यहां पर इन रेडिकल्स में दो फ्री वैलेंसी है, मतलब दो हाइड्रोजन को हटाया गया होगा। और दो हाइड्रोजन को हमने कहां से हटाया? हमने हटाया इथेन से। हमने इथेन को यूज किया, दो हाइड्रोजन हटाया और रेडिकल क्रिएट किया। अब ये सोचो जब मैं इथेन मॉलिक्यूल की बात करता हूं, यहां से जब रेडिकल हम क्रिएट करने की कोशिश करते हैं तो हम दो हाइड्रोजन को हटा रहे हैं, तो दो हाइड्रोजन को हटाने के भी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। मैं दोनों हाइड्रोजन को एक ही कार्बन से हटाऊं, या फिर मैं एक हाइड्रोजन को राइट वाले कार्बन से, एक हाइड्रोजन को लेफ्ट वाले कार्बन से हटाऊं। अगर आपने दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटाया तो जो रेडिकल बनेगा इट विल बी इथाइलिडीन। यहां से देख सकते हो कि दो H आपका एक ही हाइड्रोजन से यहाँ पे हटा हुआ है, तो इसको हम बोलेंगे, या दो H आपका एक ही कार्बन से हटा हुआ है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इथाइलिडीन। और इथाइलिन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये कैसे बना होगा, अगर एक H राइट वाले से, एक H आपने लेफ्ट वाले से हटाया तो जो रेडिकल बनता है उसको हम बोलते हैं इथाइलिन। तो जब हम इथेन की बात करते हैं इसके ये दो रेडिकल भी हमें ध्यान रखने होते हैं, एक होता है इथाइलिडीन और दूसरा इथाइलिन। इतना सबको समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब एक और यहां पर देखो, यहां पर एक और पार्ट कौन सा है? CH2। इसके मुझे कितने फ्री वैलेंसी दिख रहा है बताओ? इस CH2 में कितने फ्री वैलेंसी दिख रहा है? कितने फ्री वैलेंसी? दो फ्री वैलेंसी। ये किससे बना है? ये रेडिकल किससे बना है? ये रेडिकल किससे बना है? मिथेन से। मिथेन से कितने H हटा के ये रेडिकल बना होगा? दो H हटा के। तो जब मैं मिथेन से यहां पर दो H हटाऊंगा तो जो रेडिकल बनता है इसको हम मिथाइलिडीन भी बोल सकते हैं और इसको हम मिथाइलिन भी बोल सकते हैं। दोनों ही नेम मिथेन के केस में सही होता है, इसको आप मिथाइलिडीन भी बोल सकते हो, इसको आप मिथाइलिन भी बोल सकते हो। लेकिन इथेन के केस में ध्यान रखना, अगर आप एक कार्बन से दोनों को हटाओगे तो इथाइलिडीन बोलेंगे, अगर एडजेसेंट से हटाओगे तो इथाइलिन बोलेंगे। फॉर मिथेन बोथ नेम्स आर करेक्ट। तो ये तीनों रेडिकल को डायरेक्टली याद रखना, इनके नेम्स याद रखना, इसका यूज हम आगे करेंगे। इतना क्लियर? चलिए अब जब हम इस इथाइलिन, एक डाउट जो है, जब हम इथाइलिन की बात कर रहे हैं तो ये रेडिकल की हम बात कर रहे हैं, मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, ठीक है। हमने इथाइलिन एक कॉमन नेम भी पढ़ा था, वो कॉमन नेम किसका था? इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का। इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का नाम क्या था? इथाइलिन था, ठीक है। बट हम यहाँ पर मॉलिक्यूल डिस्कस नहीं कर रहे, यहाँ पे सिर्फ रेडिकल की बात कर रहे हैं, और रेडिकल कंप्लीट मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पे फ्री वैलेंसी है। इस फ्री वैलेंसी से जब कोई आप चीज को अटैच करोगे तब जाके वो कंप्लीट मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। तो इसमें बस आप कंफ्यूज मत हो, अभी बस हम रेडिकल को समझो, रेडिकल का यूज कैसे करना है अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। अब जब हम फिनाइल की बात करते हैं तो ये फिनाइल रेडिकल किससे बना? बेंजीन से। बेंजीन में हर कार्बन पे यहाँ पे H लगा हुआ है, अगर आप बेंजीन से एक H को हटा दोगे तो वहां पे एक फ्री वैलेंसी आ जाएगा। तो बेंजीन से जो रेडिकल बनता है H को रिमूव करने पे, इसको हम बोलते हैं फिनाइल। और यहाँ पर आप देख सकते हो ये एक फ्री वैलेंसी है, ये इंडिकेट कर रहा है, और इस रेडिकल को हम बोलेंगे फिनाइल, ठीक है। ये बेंजीन का पार्ट हो गया। नेक्स्ट मॉलिक्यूल आप देख सकते हो, हमने टोलुइन लिया है। टोलुइन से जो आप रेडिकल्स क्रिएट करते हो बहुत इजीली हम यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर हम एक H को रिमूव करते हैं तो जो रेडिकल बनता है उसको हम बोलते हैं बेंजाइल। अगर आपने दो रिमूव किया तो जो बनता है उसको हम बोलते हैं बेंजल, और अगर आपने तीन रेडिकल रिमूव किए तो इसको हम बोलते हैं बेंजो। बेंजाइल, बेंजल, बेंजो। तो ये तीनों रेडिकल्स भी आपको ध्यान होने चाहिए, अगर कहीं ऐसा कुछ यूज हो रहा है तो आपको समझ में आना चाहिए वो किस रेडिकल की बात कर रहे हैं। क्लियर? रेडिकल के बारे में हमें इतना इंफॉर्मेशन चाहिए। फिर से एक बार बता दे रहा हूं, प्रोपेन, प्रोपेन के कितने रेडिकल बनाए थे जल्दी बताओ? प्रोपेन के कितने रेडिकल बनाए थे हमने? प्रोपेन के दो रेडिकल। अगेन एन ब्यूटेन के कितने रेडिकल बने? एन ब्यूटेन के
एन ब्यूटेन बोला मैंने, एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन के 2 रेडिकल, आइसोब्यूटेन के कितने रेडिकल, आइसोब्यूटेन के 2 रेडिकल, C4H9 के कितने पॉसिबिलिटीज, C4H9 के 4 पॉसिबिलिटीज, ठीक है। नियोपेंटेन से एक रेडिकल हमें ध्यान रखना है जिसको हम बोलते हैं नियोपेंटाइल, उसके बाद 3 अनसैचुरेटेड रेडिकल विनाइल अलाइल प्रोपार्जिल, और उसके बाद ये रेडिकल जो हमने यहां पर लिखा हुआ है इसे हमें याद रखना है, क्लियर। तो इनको आपको ध्यान रखना है। अब रेडिकल के बाद यहां पर जो हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं, यहां पर एक क्वेश्चन जो आपको और मिलता है, आपको बोलता है डिग्री ऑफ रेडिकल बताओ। तो मैंने आपको डिग्री ऑफ रेडिकल निकालने का तरीका बताया था, जहां पे फ्री वैलेंसी है उस कार्बन को देखो और उस कार्बन का जो डिग्री होगा वही रेडिकल का डिग्री होगा। फॉर एग्जांपल इस फर्स्ट का, मुझे इसका रेडिकल का डिग्री बताओ जल्दी, कौन सा डिग्री रेडिकल है, बोल सकते हैं सब, 2 डिग्री रेडिकल। तो ये फ्री वैलेंसी वाला कार्बन को चेक करो, ये कार्बन 2 डिग्री है तो रेडिकल भी 2 डिग्री है। सेकंड का बताओ, सेकंड कौन सा, 1 डिग्री, ठीक है। फ्री वैलेंसी से अटैच कार्बन आपका 1 डिग्री है तो आपका रेडिकल भी 1 डिग्री होगा। और ये थर्ड वाले का भी बता दो, थर्ड वाले का क्या होगा, गुड, थर्ड वाले का भी हम बोल सकते हैं इजीली, फ्री वैलेंसी से अटैच कार्बन को देखो ये आपका 2 डिग्री रेडिकल होगा। तो अगर रेडिकल का डिग्री आपसे पूछा हुआ है तो हम इजीली इस तरीके से निकाल सकते हैं, क्लियर। तो दिस इंफॉर्मेशन वाज अबाउट रेडिकल्स। हमने रेडिकल क्यों पढ़ा, जब मैंने आपको कॉमन नेमिंग का हेडिंग लिखाया था तो मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया था, हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन को हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया था, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, उसको हम देख चुके हैं। हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सिस्टम ए, सिस्टम बी। और सिस्टम ए, सिस्टम बी में मैंने आपको लिखाया था रेडिकल इंडिपेंडेंट, रेडिकल डिपेंडेंट। तो हमें आइडिया होना चाहिए था रेडिकल का। अब हमें रेडिकल का आइडिया हो चुका है तो अब हम कॉमन नेमिंग वाले पार्ट पे मूव कर सकते हैं, सिस्टम ए, सिस्टम बी को समझ सकते हैं और वहां पर रेडिकल का यूज कैसे करना है वो चीज अब हम यहां पर देखेंगे, क्लियर। चलिए अब यहां पर जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देख रहे हैं। अच्छा, ये होमवर्क यहां पर मैंने लिख के दिया है, ये आपको मिल जाएगा, तो इस पार्ट को मॉड्यूल से आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा और इसमें कुछ डाउट होंगे तो फिर अपन वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। अब यहां पर देखो कॉमन नेमिंग पे हम आ रहे हैं। कॉमन नेमिंग में पहला हम कौन सा देख रहे हैं, सिस्टम ए। और सिस्टम ए में मैंने आपको बताया था कि दिस इज रेडिकल डिपेंडेंट। सिस्टम ए में जो नेमिंग होगा इट विल बी रेडिकल डिपेंडेंट। और अब हमें रेडिकल का आइडिया हो चुका है, पहला पार्ट ये। सिस्टम बी के नीचे मैंने आपको लिखाया था कि फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एक्सेप्ट कीटोन, फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन एक्सेप्ट कीटोन, ये सिस्टम बी के थ्रू नेम किए जाते हैं, ठीक है। तो जब हम सिस्टम ए की बात करते हैं तो यहां पर हम किसका नेमिंग करेंगे, फंक्शनल ग्रुप विच आर नॉट कंटेनिंग कार्बन, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन तो बी सिस्टम से जाएगा, एंड फंक्शनल ग्रुप विच आर नॉट कंटेनिंग कार्बन उसको हम सिस्टम ए से नेमिंग करेंगे। सिस्टम बी में मैंने एक और चीज लिखा था, एक्सेप्ट कीटोन, ठीक है। तो कीटोन को हम सिस्टम ए से नेमिंग करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हो हमने कीटोन भी लिया क्योंकि कीटोन को हम सिस्टम ए से नेमिंग करेंगे। लास्ट में नोट करके मैंने आपको एक और चीज लिखाया था, Cn and Nc can be named through both system। इसलिए आप देख सकते हो लास्ट में Cn और Nc हमने दोनों लिखा है, इसको हम सिस्टम ए से भी नेमिंग कर सकते हैं, सिस्टम बी से भी नेमिंग कर सकते हैं, इसलिए लास्ट में यहाँ पे Cn और Nc भी मेंशन्ड है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको नेमिंग कैसे करना होता है, जब आप कॉमन नेमिंग करोगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स है, OH, X is halide, NH2, NH, यहाँ पर N लिखा हुआ है, which indicates 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। ये आपका 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन इंडिकेट कर रहा है। अगर 3 फ्री वैलेंसी है मतलब यहाँ पे 3 कार्बन आप जोड़ सकते हो तो ये आपका 3 डिग्री अमीन बन जाएगा, ठीक है। अगला ईथर, SH थायो अल्कोहल, CO कीटोन, SO3H सल्फोनिक एसिड, CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड। आपको ये सफिक्स याद होना चाहिए, अगर ये सफिक्स याद नहीं होगा तो आप कॉमन नेमिंग नहीं कर पाओगे, पहला चीज ये, ठीक है। जब आपको नेमिंग करना है तो उसका फॉर्मेट यहां लिखा हुआ है, आपको नेमिंग कैसे करना है। जब भी आप कॉमन नेमिंग लिखोगे इन फंक्शनल ग्रुप्स का तो यहां पे आपको 2 पार्ट करना होता है, रेडिकल प्लस सफिक्स नेम। रेडिकल हम सीख चुके हैं, सफिक्स नेम मैं अभी आपको बता रहा हूं यहां पर इस स्लाइड में, और रेडिकल प्लस सफिक्स नेम आप कर दोगे तो आपका कॉमन नेम बन जाएगा उस पर्टिकुलर कंपाउंड का। ये तरीका है कॉमन नेमिंग करने का, इतना सबको समझ में आ गया। चलिए अब यहां पर इससे कुछ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, ठीक है। आपको रेडिकल आइडेंटिफाई करना है। अगर मैं रेडिकल यहां पर आपसे पूछूं और इनके नेम्स आपसे पूछूं, बताओ पहले वाले में कौन सा रेडिकल है, फर्स्ट में रेडिकल बताओ। फर्स्ट में रेडिकल इज आइसोप्रोपाइल, बोल सकते हैं
फर्स्ट में रेडिकल इज आइसोप्रोपाइल। रेडिकल आपको कैसे चेक करना है, जो भी फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे OH है, इसको एक बार हटा के, एक बार इस OH को हटा के विजुलाइज करने की कोशिश करो कि ये कौन सा रेडिकल है। तो फर्स्ट वाला हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है, और अगर आपको ये क्लिक कर गया तो आइसोप्रोपाइल रेडिकल हो गया। और यहां पर आप देख सकते हो हमने फंक्शनल ग्रुप OH के सफिक्स में क्या लिखा है, अल्कोहल। तो पूरा नाम मेरा हो जाएगा आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। ये इसका कॉमन नेम हो गया। क्लियर, ये इसका कॉमन नेम हो गया। चलिए नेक्स्ट पे मूव करिए। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट का नेम क्या होगा। नेक्स्ट कौन सा रेडिकल दिख रहा है सबको, नियोपेंटाइल है, ठीक है। बस आपको यही यहां पर आइडेंटिफाई करना है, इस OH को हटा के चेक करो, ये रेडिकल आप देख सकते हो, दिस इज नियोपेंटाइल। और अगर ये नियोपेंटाइल रेडिकल है तो पूरा नाम इसका हो जाएगा नियोपेंटाइल अल्कोहल। दिस विल बी नियोपेंटाइल अल्कोहल। बस आपको रेडिकल आइडेंटिफाई करना है और पूरा नाम क्रिएट कर देना है। थर्ड पे आओ, नेक्स्ट का आंसर बताओ, थर्ड कौन सा रेडिकल दिख रहा है। गुड, दिस इज सेक ब्यूटाइल, ठीक है। आइसो ब्यूटाइल नहीं है, सेक ब्यूटाइल है। इसको बार बार अगर याद नहीं है तो इसको अच्छे से रटो, ठीक है। इसको आप सेक ब्यूटाइल अल्कोहल बोलोगे, दिस इज नॉट आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। यहां से इस OH को हटा के चेक करो, OH को हटा के देखोगे तो इजीली समझ में आएगा ये रेडिकल आपका कौन सा है, सेक ब्यूटाइल। और मैंने याद रखने का तरीका बताया था, सेक ब्यूटाइल आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल, इट इज 2 डिग्री रेडिकल, और आइसो ब्यूटाइल आपका 1 डिग्री रेडिकल होता है, ठीक है। तो कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप इसको भी यूज कर सकते हो। तो इस थर्ड वाले का जो नाम हो जाएगा, इट विल बी सेक ब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स, ये आगे आपके बहुत यूज होगा GOC2 में, ठीक है। इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। फोर्थ पे मूव करिए, फोर्थ कौन सा है, फोर्थ आप समझ में आ रहा है, ठीक है। जिनको डिफरेंस आप समझ में आ गया, वेरी गुड, क्योंकि ये आपको अच्छे से याद रखना होता है और देख के डायरेक्टली क्लिक करना चाहिए, ठीक है। अगर हम फोर्थ की बात करेंगे तो फोर्थ इज आइसो ब्यूटाइल, और लास्ट में इसका सफिक्स है अल्कोहल, तो नाम हो जाएगा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, ठीक है। फोर्थ इज आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, और अगेन इस OH को हटा के आप इजीली चेक कर सकते हो कि ये आइसोब्यूटाइल है। नेक्स्ट बताओ, फिफ्थ कौन सा रेडिकल था, फिफ्थ इज, गुड, फिफ्थ इज बेंजाइल। यहाँ पे OH हटाओगे तो आप देख सकते हो टोलुइन से H हटा के बना, फिनाइल नहीं है, बेंजाइल है, टोलुइन से हटके H हटके बना, तो इसको हम बोलेंगे बेंजाइल अल्कोहल। फिफ्थ का नेम हो गया बेंजाइल अल्कोहल। और सिक्स्थ कौन सा रेडिकल दिख रहा है, सिक्स्थ अलाइल नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक से देखो, प्रोपार्जिल सही, ठीक है। अलाइल नहीं है, डबल बॉन्ड होने से अलाइल था, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड बनाया हुआ है। ट्रिपल बॉन्ड बनाना मतलब दिस इज प्रोपार्जिल, तो इसको हम बोलेंगे प्रोपार्जिल अल्कोहल। तो इस तरीके से आप नेमिंग कर सकते हो, रेडिकल प्लस सफिक्स। रेडिकल आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए और सफिक्स आपको उस टेबल से याद रखना होगा, ठीक है। तो इसका नाम हो गया प्रोपार्जिल अल्कोहल। चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज अगर मैं इसकी बात करूं, टोटल कितने हो गए थे, 6, तो यहाँ पे हम नंबरिंग कर देते हैं 7, 8, 9। बताओ 7, 7 कौन सा रेडिकल है, 7 कौन सा रेडिकल दिख रहा है, गुड, टर्ट है, नियो नहीं है। नियो के लिए कम से कम 5 कार्बन चाहिए थे, याद करो, ठीक है। टर्ट, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल। और यहाँ पे आप टेबल में देख सकते हो एक्स के आगे हमने क्या लिखा है, हेलाइड लिखा है, तो इसका सफिक्स है हेलाइड। इसका मतलब इसका पूरा नाम क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दैट इज टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे हम सिंपली बोल सकते हैं इसका नेम होगा टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड, ठीक है। नियो और इसमें डिफरेंशिएट करना आना चाहिए, 4 कार्बन में कभी भी नियो नहीं बनेगा, दिस इज टर्ट ब्यूटाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट कौन सा रेडिकल है, नेक्स्ट, गुड, नेक्स्ट रेडिकल जो है इट इज विनाइल। आप देख सकते हो डबल बॉन्डेड सिस्टम से यहाँ पे हेलोजन जुड़ा हुआ है और इस सिस्टम को हम बोलते हैं विनाइल, तो इसका नेम हो जाएगा विनाइल ब्रोमाइड, दिस विल बी विनाइल ब्रोमाइड। क्लियर, नेक्स्ट पे आओ, नंबर 9, 9 का आंसर बताओ, ये कौन सा रेडिकल है, सही। अब ये रेडिकल जो है इट इज अलाइल, ठीक है। अब ये प्रोपार्जिल नहीं है, अब ये अलाइल है, और आगे लगा दो अल्कोहल, तो इसका नाम हो जाएगा अलाइल अल्कोहल। डबल बॉन्ड है यहाँ पर, तो इट विल बी अलाइल, तो दिस विल बी अलाइल अल्कोहल। नेक्स्ट अब आते हैं ईथर पे। अब यहाँ पे ईथर में ये है कि जब हम ईथर की बात करते हैं तो ईथर में इस O के दोनों साइड रेडिकल होता है, ठीक है। इस ईथर के दोनों साइड रेडिकल होता है, तो हमें दोनों को इंडिकेट करना पड़ेगा। अगर आप दोनों साइड रेडिकल देखोगे तो एक इथाइल है, दूसरा मिथाइल है, तो मुझे दोनों रेडिकल को यहाँ पर इंडिकेट करना पड़ेगा। तो रेडिकल प्लस सफिक्स, जब आप ईथर की बात करते हो तो देखोगे तो हमने सफिक्स में ईथर ही लिखा है, तो जब आप नेमिंग करोगे तो इसका सफिक्स तो ईथर है और इसके पहले आपको रेडिकल लिखना पड़ेगा। तो ईथर में जब आप नेम लिखोगे तो पहले रेडिकल हमने लिख दिया, इट इज इथाइल
मिथाइल, और यहाँ पे लास्ट में क्या लगा दिया, ईथर, इथाइल मिथाइल ईथर, ये इसका नाम हो गया। अब जो हम इन दोनों रेडिकल की बात करते हैं, जनरली हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। ई को हमने पहले लिखा है, एम को हम बाद में लिख रहे हैं, बट कॉमन नेमिंग में एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होगा। आईयूपीएससी में ऑलवेज फॉलो होता है, कॉमन नेमिंग में कई बार आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो होता हुआ नहीं दिखेगा। हम जो प्रेफर करेंगे वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर प्रेफर करेंगे। अगर आपको कहीं नहीं भी लिखा हुआ मिला तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो गलत है, ठीक है, बट आवर प्रेफरेंस विल बी अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये चीज इसमें ध्यान रखिएगा। तो इसका नेम हो गया इथाइल मिथाइल ईथर। क्लियर? चलिए अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट, कीटोन। जब आप कीटोन की बात करते हो तो कीटोन में भी आपको दो रेडिकल मिलेंगे, दोनों साइड आप देख सकते हो रेडिकल है, दोनों ही रेडिकल कौन सा है, इथाइल है। अगर दोनों रेडिकल सेम है तो हम उससे दो बार नहीं लिखेंगे, फिर हम डाई का वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, सही बोल रहे हैं आप लोग, तो इसको हम लिख देंगे डाई इथाइल, दिस इज अ रेडिकल। और लास्ट में कीटोन का जो सफिक्स है वो कीटोन ही है जो हमने टेबल में वहां लिखा था, तो इसका नाम हो जाएगा डाई इथाइल कीटोन। सबको समझ में आ गया? अगर एक साइड मिथाइल होता तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल मिथाइल कीटोन बोल देते। अगर दोनों साइड मिथाइल होता तो डाई मिथाइल कीटोन बोल देते। तो कीटोन को हम इस तरीके से रेडिकल का यूज करके कर सकते हैं नाम। इतना क्लियर? चलिए लास्ट वाला बताइए, यहाँ पे 12 का नेम क्या होगा, ये कौन सा है, इथाइलिडीन है या इथाइलीन है, बताओ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ही कार्बन से दो फ्री वैलेंसी है जिससे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, गुड, इथाइलिडीन। इसको हम बोलेंगे इथाइलिडीन, और यहां पर आगे क्या लगा दो, क्लोराइड, इथाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है। अब यहां पर आप डाई क्लोराइड भी कई बार लिख देते हो, बट अगेन डाई क्लोराइड नहीं भी लिखोगे तो सही है, और डाई क्लोराइड भी हम ये बोलेंगे कि गलत नहीं है। क्यों? जब आप इथाइलिडीन वर्ड यूज कर रहे हो तो इथाइलिडीन का मतलब ही क्या है कि वहां पर दो फ्री वैलेंसी रहा होगा, तो आपको ये डाई लगाने का आगे जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इथाइलिडीन का खुद ही सेंस है कि वहां पर दो फ्री वैलेंसी रहा होगा। और अगर आप इथाइलिडीन के आगे क्लोराइड लगा रहे हो, इसका ये मतलब हो गया कि वो दो फ्री वैलेंसी से आपका क्लोरीन एटम जुड़ा होगा, इसलिए हम डाई का यूज नहीं कर रहे। बट अगेन अगर कहीं डाई भी लिख के दे रहा है तो वो भी गलत नहीं है, दोनों ही हम इसमें सही मानते हैं। इतना क्लियर? ठीक है, तो ये चीज इसमें ध्यान रखिएगा, हाँ दोनों ही इसमें हम सही मानते हैं, तो हम इसको लिख रहे हैं, आप डाई भी लिख के चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना सबको समझ में आ गया? तो ये इसका नेमिंग हो गया, और रेडिकल आइडेंटिफाई कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये दो क्वेश्चन मुझे और बता दो, 13th एंड 14th। यहाँ पे अमीन हमने लिया, अगेन इजी है। गुड, अमीन वाले में इसका नाम क्या हो जाएगा, अमीन में भी रेडिकल प्लस सफिक्स, तो यहाँ पर आप रेडिकल देख सकते हो, एक इथाइल है दूसरा मिथाइल है, तो यहाँ पर लिख दो इथाइल मिथाइल अमीन। अगर आपको एक बार तरीका क्लिक कर जाता है तो उसके बाद ये नेमिंग बहुत आसान हो जाता है, आपको बस रेडिकल आइडेंटिफाई करना है और उसका नेमिंग लिख देना है। ठीक है, इस लास्ट वाले का बताओ, लास्ट वाले का क्या होगा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल अमीन, डाई मिथाइल अमीन। ठीक है, तो ये इसका यहां पर नाम हो गया। अब यहां पे जो हमने सिस्टम पढ़ा ये कौन सा था, सिस्टम ए, और सिस्टम ए में आप देख सकते हो रेडिकल डिपेंडेंट है, रेडिकल अगेन प्लस सफिक्स पार्ट। ठीक है, रेडिकल एंड सफिक्स पार्ट, इन दोनों को यूज करके आप यहां पर सीधा नेमिंग लिख सकते हो। हम एन इथाइल एन मिथाइल ये सब यूज नहीं करेंगे, आईयूपीएसी नहीं है, कॉमन नेमिंग में सीधा रेडिकल प्लस सफिक्स आप यूज कर सकते हो। क्लियर? चलिए अब हम मूव करते हैं कौन से पार्ट पे, अब हम मूव करेंगे सिस्टम बी पे। ये कौन सा था, सिस्टम ए, जिसमें हमने रेडिकल का यूज किया। अब हम मूव करते हैं सिस्टम बी में। सिस्टम बी में मैंने आपको बताया था दिस इज रेडिकल इंडिपेंडेंट, यहां पे हम रेडिकल का यूज नहीं करेंगे। पहला चीज ये ध्यान रखना, हम रेडिकल का यूज नहीं करेंगे। एक और चीज जो मैंने आपको बताया था, ये सिस्टम किसके लिए है, दिस इज फॉर फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग कार्बन, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप के लिए हम ये यूज करेंगे, एक्सेप्ट कीटोन, कीटोन को हम सिस्टम ए के थ्रू नेम कर चुके हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे पहला कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, सफिक्स आपको याद रखना होगा कॉमन नेमिंग के लिए, यहां पर आप देख सकते हो इक एसिड, सेकंड इज एसिड एनहाइड्राइड जिसके लिए सफिक्स है इक एनहाइड्राइड, थर्ड एल्डिहाइड जिसका सफिक्स है एल्डिहाइड, फोर्थ अमाइड, फिफ्थ एसिड हेलाइड है COX जिसके लिए हम इल हेलाइड यूज करते हैं, सिक्स्थ यहाँ पे एस्टर है, एस्टर को आप देख सकते हो मैंने स्टार मार्क किया, क्यों, क्योंकि एस्टर के केस में यहाँ पे रेडिकल का स्लाइट यूज होगा,
मैंने आपको बताया कि इसमें रेडिकल इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन एस्टर के केस में आपको रेडिकल का यूज करना होता है, इसलिए मैंने इसको मार्क किया और इसको आप अलग से ध्यान रख सकते हो। वो कैसे यूज करना होता है अभी हम देखेंगे, बट एस्टर के केस में हम रेडिकल का यहाँ पर यूज करेंगे, इतना दिमाग में रखना। लास्ट आप देख सकते हो CnNC, ओ नाइट्राइल, ओ आइसोनाइट्राइल, CnNC दोनों को हम इस सिस्टम से और फर्स्ट सिस्टम से नेमिंग कर सकते हैं। इसका एग्जांपल अभी हम कवर करेंगे। इतना क्लियर? अब यहां पर जब आप फॉर्मेट की बात करोगे तो फॉर्मेट में हमने लिखा है प्रीफिक्स प्लस सफिक्स। सफिक्स तो आप देख सकते हो ये टेबल में है, ये टेबल में जो सफिक्स लिखा हुआ है इसको आपको यूज करना है। प्रीफिक्स में आप देखोगे तो हमने क्या लिखा है, नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन। ठीक है, आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप कार्बन को इंक्लूड करते हुए टोटल कितने कार्बन है उसके अकॉर्डिंग ये प्रीफिक्स आएगा। अगर फंक्शनल ग्रुप कार्बन को इंक्लूड करते हुए कंपाउंड में एक कार्बन है तो उसके लिए फॉर्म यूज करेंगे, दो है तो एसिड यूज करेंगे, तीन कार्बन के लिए प्रोपियोन प्रीफिक्स का यूज करेंगे, फोर कार्बन के लिए ब्यूटाइल वर्ड का, फाइव कार्बन के लिए वेलर वर्ड का। ये आपका प्रीफिक्स हो गया, फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटाइल, वेलर। और सफिक्स जो है वो यहाँ पे आपको टेबल में लिख के दिया हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पर दो स्पेशल सफिक्स भी या दो स्पेशल प्रीफिक्स भी हम यूज करते हैं। ये दो स्पेशल प्रीफिक्स कौन सा है? ये दो एग्जांपल जो यहाँ पर हमने लिखा है। अगर आपको ऐसा कहीं सिस्टम मिले C डबल बॉन्ड C और उसके बाद जो नेक्स्ट कार्बन है उस पर हमने स्टार मार्क किया है और ये इंडिकेट कर रहा है फंक्शनल ग्रुप कार्बन, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर मैं आपको ऐसा कोई क्वेश्चन देता, इसका हम नेमिंग अभी आगे करेंगे, बट इसमें ये आइडेंटिफाई करो क्या आपको इसमें C डबल बॉन्ड C और नेक्स्ट कार्बन जो है इस कार्बन पे आप देख सकते हो फंक्शनल ग्रुप बना हुआ है। तो ये जो टाइप का सिस्टम है ये हमने यहां पर इंडिकेट किया हुआ है, C डबल बॉन्ड C और जो नेक्स्ट कार्बन होगा वो आपका फंक्शनल ग्रुप कार्बन होना चाहिए। तो ऐसे टाइप के सिस्टम के लिए जो हम प्रीफिक्स यूज करते हैं उसके लिए हम अक्राइल यूज करेंगे। क्लियर? ये इसका मतलब हो गया, यहां पर विनाइल का यूज नहीं होगा, ये सिस्टम बी है, ध्यान रखना। सिस्टम बी में हम रेडिकल का यूज नहीं करेंगे, बाकी सब में सिर्फ एस्टर का उसका हम बताएंगे अभी, ठीक है। बट यहाँ पे विनाइल वर्ड यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड C और थर्ड अगर C दिखे तो ऐसे के लिए हम अक्राइल का यूज करेंगे। मान लो कहीं आपको ऐसा कुछ मिला, ठीक है, अगर मैं ऐसा कुछ लिख दूं COOH, अगर ऐसा कुछ लिख दिया, अब यहां पर सोचो क्या यहां पर ये आपको क्रोटॉन सिस्टम दिख रहा है? यहां पर अगर आप देखोगे तो C, उसके बाद C डबल बॉन्ड C और फिर जो फोर्थ कार्बन है यहां पर दिस स्टार मार्क्ड कार्बन, दिस इज फंक्शनल ग्रुप कार्बन। अगर कहीं ऐसा आपको सिस्टम दिख रहा है तो इसके लिए हम प्रीफिक्स क्रोटॉन यूज करेंगे। क्लियर? अब इसको ये दोनों को अलग से कैसे ध्यान रखना, सिस्टम बी में अगर आपको कोई अनसैचुरेटेड पार्ट का नेमिंग करना है, ठीक है, सिस्टम बी के अकॉर्डिंग अनसैचुरेटेड पार्ट का नेमिंग करना है तो उसके लिए अक्राइल और प्रोटॉन आएगा। ठीक है, कॉमन नेमिंग में अक्राइल और प्रोटॉन आएगा। और सिस्टम ए में अगर अनसैचुरेटेड पार्ट का नेमिंग करना होता है तो उसमें हम विनाइल, अलाइल, प्रोपार्जिल उनका यूज करते हैं, लेकिन उनका यूज हम सिस्टम बी में नहीं करेंगे। सिस्टम बी में हम अक्राइल और प्रोटॉन का यूज करेंगे। इतना सबको समझ में आया तो यस लिखो। इसके बाद फिर हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे। गुड, चलो अब इसका एग्जांपल्स देखते हैं। आपको ये चीज याद रखना है। अब इसके एग्जांपल चलो कवर करते हैं, ठीक है। इनमें कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले, दूसरा, तीसरा। पहले हम ये तीन एग्जांपल्स कवर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें बताओ कितने कार्बन है इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन, कितने कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन? एक है। अगर एक है तो वर्ड क्या यूज करेंगे, एक के लिए वर्ड फॉर्म, ठीक है। और इसका सफिक्स क्या था, इक एसिड, जो टेबल में हमने लिखा था। तो फॉर्म इक एसिड, तो इसका पूरा नाम क्या हो गया, फॉर्मिक एसिड। बेसिक नेम है, ये हमें सबको पता होता है, बट इस सिस्टम को यूज करके हम कैसे नेमिंग कर रहे हैं वो हम यहाँ पर इजीली सीख सकते हैं। बताओ नेक्स्ट, नेक्स्ट का आप बताओ, नेक्स्ट कितने कार्बन, दो कार्बन। दो कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, दो कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, एसिड। दो कार्बन के लिए वर्ड हो जाएगा एसिड और लास्ट में इसका सफिक्स लगा दो इक एसिड, तो पूरा नाम हो जाएगा इसका एसिटिक एसिड। क्लियर? अब यहाँ पे हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे यहाँ पे कितने कार्बन है बताओ इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन, कितने कार्बन है इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन, चार। और चार कार्बन के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, चार कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं, ब्यूटाइल। अगर यहां पर ये Br नहीं होता तो इसका सिंपल नेम होता ब्यूटारिक एसिड। अगर Br ब्रोमीन नहीं होता तो इसको हम ब्यूटारिक एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर Br है तो इसको हम कैसे इंडिकेट करते हैं ये चीज ध्यान रखो। यहां पर अगेन हम अल्फा बीटा का यूज करते हैं। कैसे? फंक्शनल ग्रुप से जो अटैच्ड पहला कार्बन है इसको हम अल्फा पोजीशन बोलते हैं और नेक्स्ट पोजीशन को हम बीटा पोजीशन बोल रहे हैं।
फंक्शनल ग्रुप से अटैच कार्बन अल्फा, नेक्स्ट पोजीशन इज बीटा पोजीशन। तो अगर आपको इसका नेमिंग करना है तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं बीटा ब्रोमो, ताकि इस ब्रोमो वाले पार्ट को हमने इंडिकेट कर दिया। अब आप आगे का पार्ट जानते हो, आगे हमें क्या करना है, तो आगे आप सिंपली क्या लिख दो, ब्यूटाइरिक एसिड। तो इसको हम इस तरीके से नेमिंग करते हैं। तो कहीं आपको ऐसा कुछ सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ दिख रहा है तो उसको हम अल्फा बीटा यूज करके कॉमन नेमिंग में इंडिकेट करेंगे और इसका नेम हो जाएगा बीटा ब्रोमो ब्यूटाइरिक एसिड। इतना सबको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पे हम मूव करते हैं। अब एनहाइड्राइड का एक पार्ट जो है उसको समझिएगा, ठीक है। एनहाइड्राइड का जब हम नेमिंग करते हैं तो इसमें एक गलती करते हैं। तो एक क्वेश्चन को मैं बता देता हूं और ये इजिली आप समझ सकते हो। जब भी हम एनहाइड्राइड बनाते हैं, ठीक है, एनहाइड्राइड बनता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से। अगर आप वाटर रिमूव कर दो, अगर आप 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर लोगे और इनके हेल्प से अगर आप वाटर रिमूव कर दोगे तो जो फंक्शनल ग्रुप बनता है वो फंक्शनल ग्रुप आपका एनहाइड्राइड बनता है, ठीक है। जो फंक्शनल ग्रुप आपका बनता है वो एनहाइड्राइड बनता है। हम यहाँ पर अल्फा बीटा यूज करते हैं, नंबरिंग प्रेफर नहीं करते कॉमन नेमिंग में, ठीक है। तो अल्फा बीटा ही हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर समझो, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने लिया, इससे वाटर रिमूव किया तो यहाँ पर क्या बन गया, एनहाइड्राइड बन गया। इतना क्लियर। अब जब भी हम एनहाइड्राइड का नेमिंग करते हैं तो नेम ऑफ द एनहाइड्राइड डिपेंड्स ऑन द एसिड फ्रॉम विच इट इज फॉर्म, ठीक है। एनहाइड्राइड का जो नेम है ये एसिड पे डिपेंड करता है जिससे ये बना है। अगर मैं इस पहले एनहाइड्राइड को देख के आपसे ये पूछूं कि यहां पर ये कौन से एसिड से बना है, पहला वाला एनहाइड्राइड कौन से एसिड से बना है, ये सबको समझ में आना चाहिए। कौन सा एसिड होगा, एसिटिक एसिड बोल सकते हैं, क्लियर, ठीक है। तो ये जो पहला एनहाइड्राइड है आप देख सकते हो कि यहां पर R की जगह एक कार्बन और यहां पर भी R की जगह एक कार्बन, मतलब एसिटिक एसिड रहा होगा। अगर ये एसिटिक एसिड से एनहाइड्राइड बना है तो इसको हम सिंपली एसिटिक एनहाइड्राइड बोलेंगे। इसको हम क्या बोल देंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड बोल देंगे, ठीक है। ये हमें बस इतना सा काम करना होता है। एक गलती जो हम करते हैं, मैंने अभी आपको बताया था, जो प्रीफिक्स होता है वो नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन। तो हम बहुत बार इसमें क्या करते हैं कि इस पूरे एनहाइड्राइड में सारे कार्बन गिन लेते हैं और सारे कार्बन गिनोगे तो हमें 4 कार्बन दिखेगा और 4 कार्बन दिखेगा तो इसको हम ब्यूटाइल वर्ड यूज करने लगेंगे। लेकिन एनहाइड्राइड में ऐसा नहीं होता। एनहाइड्राइड का नेम डिपेंड करता है वो किस एसिड से बना है। अगर आपको दिख रहा है कि वो एक ही एसिड से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि इस केस में एसिटिक एसिड है, तो सिंपली आप एसिटिक एनहाइड्राइड लिख दोगे। डाई एसिटिक लिखने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ एसिटिक एनहाइड्राइड लिखने से हमारा काम चल जाएगा। इस तरीके से इसको हम नेमिंग करते हैं। इतना क्लियर। अब जब हम इस सेकंड वाले पार्ट की बात करते हैं, ये बताओ मुझे कौन से एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है ये एनहाइड्राइड, कौन से एसिड के कॉम्बिनेशन से बना है, चेक करो, अपने आप ये समझ में आना चाहिए। दोनों हिस्से को देखो, कौन से हिस्से से। यहां पर आप देख सकते हो एक कार्बन है और यहां पर आप देख सकते हो कितने कार्बन है, 3 कार्बन, मतलब फॉर्मिक एसिड रहा होगा और प्रोपियोनिक एसिड रहा होगा, ठीक है। बोल सकते हैं प्रोपियोनिक, कॉमन नेमिंग की हम बात कर रहे हैं, प्रोपियोनिक और फॉर्मिक एसिड। अगर दो डिफरेंट एसिड से बना हुआ है तो जब आप नेम लिखोगे तो सिंपली यहां पर दोनों को लिख दो, फॉर्मिक, प्रोपियोनिक, और लास्ट में क्या लगा दो, एनहाइड्राइड। दिस विल बी द नेम ऑफ दिस एनहाइड्राइड, ठीक है। अगर दो डिफरेंट से बना हुआ है तो दोनों को लिख दो। फॉर्मिक प्रोपियोनिक में अगेन हम प्रेफरेंस कर रहे हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। अगर एफ और पी में आप देखोगे हमने एफ को पहले लिखा है, बट अगेन कॉमन नेमिंग में ऑलवेज अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको लिखा हुआ नहीं मिलता, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट हमारा प्रेफरेंस होगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर जब भी हम खुद लिखेंगे। एनहाइड्राइड सबको समझ में आ गया। तो सिर्फ उसके एसिड को आइडेंटिफाई करो और वहां पर एनहाइड्राइड नाम चिपका दो, एनहाइड्राइड का कॉमन नेमिंग हो जाएगा। यहाँ पे टोटल कार्बन काउंट करने मत जाना, वो तरीका एनहाइड्राइड में नहीं होता। ये सबको समझ में आ गया, बोलो बोलो, समझ में आ गया सबको, गुड। चलो नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट आप देखोगे तो हमने कुछ एग्जांपल्स और लिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप है एस्टर, एस्टर के बारे में भी एक चीज आपको समझा देता हूं, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि एस्टर में भी हम एक गलती करते हैं। जब हम एस्टर की बात करते हैं तो एस्टर में ये जो ओ से अटैच्ड पार्ट होता है, ठीक है, ये जो पार्ट होता है दिस इज ऑलवेज रिटन फर्स्ट। जब भी आप एस्टर का नेमिंग करोगे ये हमेशा पहले लिखा जाएगा, चाहे वो आईयूपीएसी नेम हो चाहे वो कॉमन नेमिंग हो, हमेशा इस पार्ट को हम पहले लिखेंगे, ठीक है। और ये जो हिस्सा है यहां पर हम यूज करेंगे किसका, रेडिकल का।
मैंने आपको बताया था कि एस्टर ही ऐसा केस है इसमें जिसमें हम रेडिकल का यूज करते हैं। तो एस्टर में रेडिकल वाला हिस्सा हमेशा कौन सा होगा? ये जो ओ से अटैच आपको पार्ट दिख रहा है, ये रेडिकल वाला पार्ट होगा। क्लियर? अब अगर मैं इस एग्जाम्पल की बात करूं, इस एग्जाम्पल में रेडिकल कौन सा है ये बताओ, जिसको हमें सबसे पहले लिखना है। रेडिकल, रेडिकल बताओ, सिर्फ रेडिकल, रेडिकल कौन सा? मिथाइल। गुड। तो यहां पे नेमिंग में तो सबसे पहले लिख दो मिथाइल। क्लियर? इतना काम हो गया। अब जब आप नेमिंग कर दोगे तो अब यहां पर देखो मैंने क्या लिखा था। यहां पर एस्टर में आप देखोगे तो सबसे पहले हमने लिखा एल्काइल, तो एल्काइल मेरा मिथाइल हो चुका है। अब यहां पर आप देख सकते हो डॉट 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 और लास्ट में क्या है? 8। डॉट 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 जो है ये इंडिकेट करता है नंबर ऑफ कार्बन, और लास्ट में आपको 8 लगा देना है। ठीक है, ये इसका मीनिंग है पूरा नेमिंग लिखने का। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन, अब कितने हैं यहां पर? 2। अगर 2 है तो वर्ड आएगा एसिड और लास्ट में लगा दो 8, ये इसका पूरा नाम हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। आया सबको समझ में? पहले क्या लिखेंगे? ओ से अटैच वाला पार्ट, उसके बाद आप मेन पार्ट पे आ जाओ, इसमें कार्बन देखो, उसका प्रीफिक्स दिखाओ, और उसके बाद एस्टर का सफिक्स है 8, तो पूरा नाम हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। इतना क्लियर? ठीक है, तो ये इसका यहां पर नाम हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट कौन सा? अच्छा नेक्स्ट की बात कर रहे हो, अरे नेक्स्ट जब बोलूंगा तब। ठीक है, यहां पर इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एसीटेट। अब यहां पर देखो, जब हम इस एस्टर की बात करते हैं, यहां पर बताओ सबसे पहले ओ से अटैच वाला पार्ट कौन सा है? ओ से अटैच वाला पार्ट कौन सा है? अरे रेडिकल, रेडिकल कौन सा है? मुझे रेडिकल चाहिए, एस्टर की नेमिंग में रेडिकल आता है, कौन सा रेडिकल है? विनाइल। गुड। यहां पर ये पार्ट कौन सा है? विनाइल। तो सबसे पहले इसको लिख दो। ठीक है, विनाइल लिखने के बाद अब आओ लेफ्ट साइड पे। लेफ्ट साइड में कितने कार्बन? लेफ्ट साइड में कितने कार्बन? एक कार्बन। तो एक कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? फॉर्म। ठीक है, विनाइल फॉर्म, और लास्ट में क्या लगा दो? 8। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा? विनाइल फॉर्मेट। विनाइल फॉर्मेट। सबको समझ में आया एस्टर कैसे करते हैं? ठीक है, एस्टर के लिए ध्यान रखना, हमेशा रेडिकल को पहले लिखेंगे, उसके बाद लेफ्ट साइड पे मूव करके आप नेमिंग कंप्लीट करोगे। इतना क्लियर? इतना क्लियर? गुड। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट कौन सा फंक्शन ग्रुप है? अमाइड। बताओ इसका नाम बताओ। अब ये सिंपल है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अरे आईयूपीएसी नहीं लिख रहे, इथेनामाइड क्यों बोल रहे हो? अभी कॉमन नेमिंग सिखा रहा हूं, कॉमन नेमिंग बताओ। गुड। एसिटामाइड। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन इंक्लूडिंग फंक्शनल ग्रुप कार्बन कितने हैं? 2। 2 के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? एसिड। और आप देख सकते हो उस चार्ट से हमने इसका सफिक्स क्या लिखा था? अमाइड लिखा था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पर किसमें? अमाइड में देखो आगे क्या लिखा है? अमाइड। तो सफिक्स इसका अमाइड है, और प्रीफिक्स सिंस 2 कार्बन है तो हम यूज करेंगे एसिड, तो पूरा नाम हो जाएगा एसिड अमाइड। अगर आपको इसके लिए बोलता तो HCONH2, बताओ इसका जल्दी, इसका क्या होगा? HCONH2, जो पूछ रहा हूं उसको बताओ, जो पूछ रहा हूं उसको बताओ। HCONH2, ये कौन सा अमाइड होगा? गुड। एक कार्बन, एक कार्बन है तो इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे फॉर्म। ठीक है, और आगे लगा दो अमाइड, तो इसका नाम हो जाएगा फॉर्मामाइड। HCONH2 इट इज फॉर्मामाइड। ठीक है, तो बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है वहां पर कैसे यूज करना है नेमिंग का, और फिर आपको नेम लिख देना है। ठीक है, बहुत इजी वाला पार्ट है। नाइन्थ, नाइन्थ पे आओ, नाइन्थ का नाम बताओ। नाइन्थ इज गुड, एसिटाइल क्लोराइड। यहां पर आप देख सकते हो 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे एसिड, और इल हेलाइड हमने सफिक्स में लिखा था, तो इसका पूरा नाम हो जाएगा एसिटाइल क्लोराइड। ये इसका पूरा नाम हो जाएगा, और इस तरीके से यहां पर इसका आप नेमिंग कर सकते हो। क्लियर? तो बस आपको ये चीज यहां पर समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से यहां पर कवर कर रहे हैं। ये सबको समझ में आ गया? कॉमन नेमिंग इसमें सब कर सकते हो। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं यहां पर। 10th बताओ मुझे जल्दी। 10th फंक्शनल ग्रुप देखो, कार्बन देखो, सिंपल तरीका है, बताओ। गुड। फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड कहां से आ गया? एसिड है क्या ये? एल्डिहाइड है ना, तो इक एसिड कहां से आएगा? ठीक है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे? फॉर्म, और इसके आगे इसका सफिक्स, इसका सफिक्स क्या है? एल्डिहाइड। टेबल में आप देखोगे तो एल्डिहाइड के आगे देखो, एल्डिहाइड के आगे हमने सिंपली क्या लिखा है? एल्डिहाइड। तो ये इसका सफिक्स हो गया, इसका नाम हो गया फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, एक कार्बन के लिए। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट इजी है। अब नेक्स्ट का क्या होगा? गुड। नेक्स्ट इज एसिटाल्डिहाइड। यहाँ पे आप देख सकते हो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए वर्ड हम यूज करेंगे एसिड, और पूरा नाम हो जाएगा इसका एसिटाल्डिहाइड।
ठीक है, दिस विल बी एसिटाल्डिहाइड। चलो नेक्स्ट पे आओ। नेक्स्ट देखो, इस सिस्टम के बारे में बताया मैंने, विनाइल यूज नहीं करना है, सिस्टम बी है। विनाइल यूज नहीं करना है, सिस्टम बी है। 12th का नाम क्या है, कौन सा सिस्टम है? गुड, अक्राइल। ये आप सिस्टम देखोगे तो आपको विजुअलाइज होना चाहिए, 3 कार्बन का सिस्टम, डबल बॉन्ड और उसके नेक्स्ट कार्बन इज फंक्शनल ग्रुप कार्बन, ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं अक्राइल। और पूरा नाम अक्राइल एल्डिहाइड, लास्ट में एल्डिहाइड लगा दो तो पूरा नाम बन जाएगा। क्लियर? अगला बताओ, अगला क्या होगा? अब सबको समझ में आने लग गया, ठीक है। अब ये पार्ट आप देखोगे तो ये पार्ट आपका कौन सा है? क्रोटॉन, ठीक है। ये पार्ट आपका क्रोटॉन, और क्रोटॉन के आगे क्या लगा दो? एल्डिहाइड, तो पूरा नाम बन जाएगा इसका क्रोटॉन एल्डिहाइड, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका नेमिंग कर सकते हो। चलो अगर मैं ऐसा कुछ देता, देखते हैं समझ में आया नहीं आया। बताओ इस एस्टर का नाम बताओ। अरे सेवेंथ में अक्राइल कहाँ है भाई? सेवेंथ में विनाइल है, विनाइल, राइट साइड विनाइल। गुड, ठीक है। इसमें आप लोग का सही यहां पर आ रहा है नाम, इसका नाम है विनाइल क्रोटोनेट। एस्टर में सबसे पहले इसको लिखना होता है, और ये आपका रेडिकल होता है। एस्टर में मैंने आपको यही सिखाया, तो यहां पर सबसे पहले लिख दो विनाइल। और उसके बाद अगर आप ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट देखोगे तो लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ये 4 कार्बन का सिस्टम है, और ये 4 कार्बन के सिस्टम को तो मैंने आपको बताया, इसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्रोटॉन। तो विनाइल, उसके बाद क्रोटॉन, और लास्ट में लगा दो 8, तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल क्रोटोनेट। तो अगर आपको ये चीज क्लिक कर रहा है तो बहुत इजीली आप यहाँ पर निकाल सकते हो, ठीक है। दिस विल बी विनाइल प्रोटोनेट। यहाँ पर एक कार्बन मिस हो गया था, ठीक है, वो ठीक से लिखा नहीं गया था, तो इसको हम प्रोटॉन वर्ड यूज कर रहे हैं, एंड दिस इज विनाइल प्रोटोनेट, ठीक है। 14th पे हम आते हैं, तो इसमें आप आपको कोई भी आप स्ट्रक्चर दे तो आप इजीली निकाल सकते हो। 14th में सीएन है, मैंने आपको बताया था सीएन के लिए हम दोनों यूज कर सकते हैं। अगर मैं सिस्टम ए से नेमिंग करूंगा तो रेडिकल चाहिए, बताओ कौन सा रेडिकल है? सिस्टम ए रेडिकल कौन सा? रेडिकल कौन सा है इसमें? विनाइल, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हो, इसको तो हम विनाइल बोलते हैं। ये पार्ट, ये पार्ट कौन सा है? विनाइल। और सीएन के लिए क्या यूज करते हैं हम? सीएन के लिए साइनाइड, तो पूरा नाम हो जाएगा इसका विनाइल साइनाइड, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे? विनाइल साइनाइड। सिस्टम बी से बताओ, सिस्टम बी से। गुड, सिस्टम बी से ये हो जाएगा अक्राइलोनाइट्राइल। सिस्टम बी से अक्राइलोनाइट्राइल। सिस्टम बी में अगर अनसैचुरेटेड आपको दिख रहा है तो आपको अक्राइल प्रोटॉन के बारे में सोचना है, क्योंकि वही हमें पता होता है। तो अगर आप देखोगे तो सिस्टम बी के अकॉर्डिंग इस 3 पार्ट को देखो, डबल बॉन्ड और उसका नेक्स्ट कार्बन इज फंक्शनल ग्रुप कार्बन, और इस 3 कार्बन के सिस्टम को जिसमें थर्ड कार्बन फंक्शनल ग्रुप कार्बन होता है, इसलिए हम वर्ड यूज करते हैं अक्राइल। और सिस्टम बी में जो इसका सफिक्स है वो है ओ नाइट्राइल, ठीक है। सिस्टम बी में सफिक्स इज ओ नाइट्राइल, तो पूरा नाम हो जाएगा अक्राइलोनाइट्राइल। ये सबको समझ में आ गया? इतना सबको क्लियर है? यस लिखो अगर समझ में आ गया तो। अब सब नेमिंग कर लोगे, कॉमन नेमिंग में सिस्टम ए सिस्टम बी, ठीक है। सिस्टम ए सिस्टम बी में आपको बस पता होना चाहिए कहां रेडिकल का यूज करना है, कहां रेडिकल का यूज नहीं करना है, सिस्टम बी में किस तरीके से नेमिंग करते हैं। अब आपको कोई भी अगर नेम आइडेंटिफाई करना है तो आप इस पार्ट को यूज करके नेमिंग कर सकते हो। इतना क्लियर है? दिस इज रिगार्डिंग कॉमन नेमिंग। कॉमन नेमिंग का यही पार्ट है जो आगे आपका यूज होगा बहुत ज्यादा GOC2 में, ठीक है। तो कॉमन नेमिंग को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट जो हमारा है वो है IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे मूव करते हैं, एंड दिस इज IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC नोमेनक्लेचर में ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको किसी कंपाउंड का IUPAC नेमिंग लिखना है तो उसके लिए हम उस पार्ट को या उस नेम को हम 5 पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करेंगे, और उस 5 पार्ट को ब्रेक करके एक एक पार्ट को अगर हम इंडिविजुअली लिख पा रहे हैं उसको कंबाइन करके हम पूरा नेम लिख सकते हैं। अगर कहीं भी क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो कि उसका नेम क्या होगा, तो ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक इट इनटू 5 पार्ट्स। एक एक पार्ट को आइडेंटिफाई करो और पूरा नेम आप इजीली उसमें लिख पाओगे। वो 5 पार्ट कौन से होते हैं वो यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है, दैट इज फॉर्मेट फॉर IUPAC नेमिंग, ठीक है।
फॉर्मेट फॉर आईयूपीएसी नेमिंग में यहां पर आप देख सकते हो हमने लिखा है सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये 5 पार्ट होता है जो हमें पता होना चाहिए। एक एक करके पहले हम इन पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले आप देखोगे तो हमने लिखा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में हम किनको लिखते हैं, यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, सब्स्टिट्यूएंट्स आर रिटन अलोंग विद देयर लोकेंट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यहाँ पे 3 वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला किनको हम लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स को। दूसरा along with their locant, locant मतलब पोजीशन होता है, जैसे 2 मिथाइल 3 इथाइल, ये जो नंबर है ये पोजीशन है, हमें पोजीशन भी इंडिकेट करना होता है और हमें लिखना होता है किसमें, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट होंगे तो उनको हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखेंगे, ठीक है। अब कभी भी आप सब्स्टिट्यूएंट की बात करो या मैं कभी भी आगे वर्ड यूज करूं सब्स्टिट्यूएंट, तो सब्स्टिट्यूएंट से डायरेक्टली आपके दिमाग में ये क्लिक करना चाहिए, तो इसको तो आईयूपीएसी नेमिंग में मुझे सबसे पहले लिखना है। कहां, कौन से जगह, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो कभी मैं सब्स्टिट्यूएंट बोलूं तो नेमिंग में वो सबसे पहले आएगा। क्लियर, ये मतलब है सेकेंडरी प्रीफिक्स का। अब जब हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की बात करते हैं, सर्टेन ग्रुप्स आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। ये ग्रुप आपको कहीं भी दिखे, इन्हें हम सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करते हैं। एक बार इनको मैं सब्स्टिट्यूएंट बोल दिया, इसका मतलब आईयूपीएसी नेमिंग में ये सबसे पहले लिखा जाएगा। अब ऐसे कौन से कॉमन ग्रुप्स है जो हमें मिलेंगे, वो यहां पर हमने लिखा है। पहला आप देख सकते हो हमने लिखा है आर, दैट इज एल्काइल ग्रुप, CH3 C2H5 मिथाइल इथाइल, इनको हम सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करते हैं। अगला हमने लिखा है एक्स, जिसको हम हेलो बोल रहे हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये भी कहीं दिखे तो ये ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट होंगे, नेमिंग में सबसे पहले लिखे जाएंगे। अगला आप देख सकते हो हमने लिखा है NO2, दैट इज नाइट्रो, NO लास्ट में लिखा है, इसको हम नाइट्रोसो बोलते हैं। OR, OR कहीं लगा हुआ दिखे तो OR के लिए वर्ड यूज किया जाता है एल्कोक्सी, ठीक है। अगर OCH3 है तो मिथॉक्सी, OC2H5 है इथॉक्सी। जनरल इसको लिखने का तरीका है एल्कोक्सी ग्रुप, OR को हम बोलते हैं एल्कोक्सी ग्रुप। क्लियर, ये इसका मतलब हो गया। और यहां पर आप देख सकते हो ये एक ईथर ही है, ये जो हमने यहां पर बनाया, बट दिस इज साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर के लिए वर्ड यूज किया जाता है इपॉक्सी, एंड दिस इज आल्सो अ सब्स्टिट्यूएंट इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है, इसको भी आप सबसे पहले लिखोगे अगर आपको किसी कंपाउंड में ऐसा कुछ बना हुआ मिला, ठीक है। तो ये जो पार्ट है ये होते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के, इनको आप सबसे पहले लिखोगे। इनके अलावा भी और कौन कौन से सब्स्टिट्यूएंट होते हैं वो हम आगे देखेंगे, बट सब्स्टिट्यूएंट का ये कुछ एग्जांपल्स आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। ये सबसे पहला पार्ट हो गया, इट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब हम मूव करते हैं प्राइमरी प्रीफिक्स पे, ठीक है। यहां पर एक और चीज नोट करके लिखा हुआ है, दीज आर ऑलवेज ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स इन आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। मैंने आपको यही बोला कि ये जो ग्रुप्स है इनको हम ऑलवेज सब्स्टिट्यूएंट जैसा ट्रीट करेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में। इतना क्लियर। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी प्रीफिक्स। अब यहां पर देखोगे तो प्राइमरी प्रीफिक्स में हमने क्या लिखा है, if the compound is cyclic then prefix cyclo is used। अगर आपके पास कोई साइक्लिक कंपाउंड है तो उसके लिए हम प्रीफिक्स यूज करेंगे साइक्लो, मतलब ये प्राइमरी प्रीफिक्स होगा आपका साइक्लो। अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो यहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स आपका खाली रहेगा, प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह हम कुछ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर आपका कंपाउंड साइक्लिक है तो हम यूज करेंगे साइक्लो, अगर कंपाउंड साइक्लिक नहीं है तो फिर हम यहां पर प्रीफिक्स कुछ यूज नहीं करेंगे। इतना सबको समझ में आता है, ये सबको क्लियर है। सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स सबको समझ में आ गया, गुड। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज रूट वर्ड। थर्ड पार्ट जो नेमिंग का है उसे हम बोलते हैं रूट वर्ड, या फिर इसे वर्ड रूट भी हम बोल देते हैं। अब यहां पर देखिए हमने क्या लिखा है, वर्ड रूट में हमने लिखा है इट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मेन चेन। मेन चेन को हम पेरेंट कार्बन चेन भी बोलते हैं, या फिर शॉर्ट में इसे हम पीसीसी भी लिखते हैं। तो जो वर्ड रूट है ये आपका बताता है मेन चेन या पीसीसी में कितने कार्बन एटम्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये हमें ऑलरेडी पता होता है, फिर भी एक बार मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूं। अगर आपका पीसीसी में एक कार्बन होगा तो आपका जो रूट वर्ड है वो मेथ होगा, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 के लिए प्रॉप, अगेन ब्यूट पेंट हेक्स हेप ऑक नॉन डेक, 11 12 13 14 15 ये ऐसा हमारे लिए यूज नहीं होता, बट इनके लिए भी यहाँ पर रूट वर्ड लिखा गया है। तो जब भी आपको पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन का काउंट पता चल गया तो आपको रूट वर्ड ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि उसके लिए रूट वर्ड कौन सा आपको यूज करना है। तो ये मतलब हो गया रूट वर्ड का। इतना सबको क्लियर है, रूट वर्ड तक सबको समझ में आ गया।
रूट वर्ड तक क्लियर है सबको? गुड, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज प्राइमरी सफिक्स। अब हम मूव करते हैं प्राइमरी सफिक्स पे। यहां पर देखो हमने प्राइमरी सफिक्स में क्या लिखा है। प्राइमरी सफिक्स में हमने लिखा है इट डिनोट्स वेदर द कंपाउंड इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। ये चीज आपको प्राइमरी सफिक्स बताता है। अगर आपका कोई कंपाउंड सैचुरेटेड है उसका मतलब वहां पे सी, सिंगल बॉन्ड सी ही प्रेजेंट होगा। तो जो प्राइमरी सफिक्स हम यूज करेंगे वो होगा इन। ठीक है, ये जो प्राइमरी सफिक्स का पार्ट है हम इस पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपका कंपाउंड सैचुरेटेड है तो हम प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे एन। अगर अनसैचुरेटेड है, सी डबल बॉन्ड सी है उसमें, तो उसके लिए सफिक्स यूज किया जाता है इन। अगर सी ट्रिपल बॉन्ड सी है तो उसके लिए सफिक्स यूज किया जाएगा आइन। अगर आपको दो डबल बॉन्ड दिख रहा है आपके कंपाउंड में तो उसके लिए प्राइमरी सफिक्स होगा डाई इन। अगर दो डबल बॉन्ड के साथ साथ या दो डबल बॉन्ड की जगह दो ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो उसकी जगह हम यूज करेंगे डाई आइन। और अगर आपके कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की वजह से इन और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आइन आएगा। लेकिन इस इन आइन में हम इस ई को कैंसल आउट कर देते हैं, इसको हम स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में जो एक नॉर्मल हम रूल फॉलो करते हैं कि अगर दो वॉवल साथ में आ रहा है तो हम पहले वाले वॉवल को स्ट्राइक ऑफ कर देते हैं। ठीक है, दो वॉवल साथ में आने से। अब आप बोलोगे सर ये तो वॉवल नहीं है, ये तो वाई है, लेकिन इसको आप देखोगे कि वो साउंड कैसा कर रहा है, आइन। ठीक है, इसको हम आइन बोलते हैं। आइन बोलना मतलब आई साउंड कर रहा है। और आई साउंड करने का ये सेंस हो गया कि यहां पर भी आप दो वॉवल इसको समझ सकते हो। और ये लॉजिक है कि यहाँ पर हम इस ई को क्यों यहाँ पर स्ट्राइक ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका रीजन होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड वहां पर है तो उसके लिए आप इनाइन का यूज करोगे। और यहाँ पर आप देख सकते हो हमने ई को नहीं लिखा। ठीक है, आइन कभी भी पहले नहीं आएगा, ऑलवेज पहले इन आएगा, उसके बाद आइन वाला पार्ट आएगा जब भी आप प्राइमरी सफिक्स में यहाँ पर लिखोगे। इतना सबको समझ में आ गया? दिस इज रिगार्डिंग प्राइमरी सफिक्स। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं किस पे? सेकेंडरी सफिक्स पे। सेकेंडरी सफिक्स में यहां पर देखो हमने क्या लिखा है, इट रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अब यहां पर अच्छे से समझना एक एक चीज। ये तो अभी तक जो मैंने बताया ये बहुत बेसिक सा पार्ट था। अब यहां पर जो हम गलती करते हैं वो सब चीज को आपको अवॉइड करना है। अब यहां पर समझिए, हमने यहां पर लिखा है इट रिप्रेजेंट्स क्या? प्रिंसिपल। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम कभी भी फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे तो मीनिंग चेंज हो जाएगा। कहीं भी हम प्रिंसिपल लिख रहे हैं तो उसका मीनिंग आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हम इस पार्ट पे आते हैं। यहां पर हमने लिखा है सेकेंडरी सफिक्स में इट रिप्रेजेंट्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, और इसमें हमने ब्रैकेट में लिखा हुआ है बेस्ड ऑन प्रायोरिटी टेबल। तो इस पार्ट को अब हम समझ रहे हैं कि हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको बोलते हैं, प्रायोरिटी टेबल से हम वो कैसे डिसाइड करते हैं और उसके लिए सफिक्स किस तरीके से हम यूज करते हैं, उस पार्ट को अब हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो पार्ट को हम समझ रहे हैं वो है ये सेकेंडरी सफिक्स वाला पार्ट। ठीक है, तो अब इस पार्ट को चलिए हम समझते हैं। तो यहां पर आप देखोगे तो हमने प्रायोरिटी टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, ये प्रायोरिटी टेबल आपको याद रखना है। पहला चीज, इसमें फंक्शनल ग्रुप का जो ऑर्डर है ये आपको याद रखना होता है। आपको प्रीफिक्स याद रखना होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको सफिक्स याद रखना होता है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, पहला चीज तो ये आपको याद रखना होता है। इस प्रायोरिटी टेबल को याद करने के लिए एक थोड़ा सा तरीका बता दे रहा हूं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि कौन सा फंक्शन ग्रुप ऊपर है, कौन सा फंक्शन ग्रुप नीचे है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होता है कि सबसे ऊपर जो दो आता है वो एसिड आता है। पहला आप देखोगे तो कौन सा एसिड है? कार्बोक्सिलिक एसिड। दूसरा आप देखोगे तो कौन सा एसिड है? सल्फोनिक एसिड। मतलब पहला दो कौन सा आता है? एसिड आता है। तो पहले याद रखोगे एसिड आता है। अब एसिड में भी कार्बोक्सिलिक ऊपर आता है। इसको कैसे ध्यान रखना है? हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो हमारा प्रायोरिटी में कौन आएगा? कार्बन आएगा। कार्बन आएगा तो सबसे ऊपर किसको रखेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड को रखेंगे। तो यहां पर एसिड में सबसे ऊपर हमने रखा COOH को और उसके बाद हमने रखा SO3H को। ये पहला दो आपको इस तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट कैसे याद रखोगे? नेक्स्ट आप याद रखोगे इस तरीके से, 3 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन। इसका क्या मतलब हुआ? 3 ऑक्सीजन से आप देख सकते हो यहां पर मेरा मीनिंग है एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 3 ऑक्सीजन आ रहा है। तो 3 ऑक्सीजन मतलब एनहाइड्राइड हो गया। अगले में आप देखोगे कितने ऑक्सीजन आ रहे हैं? 2 ऑक्सीजन आ रहा है। 2 ऑक्सीजन मतलब कौन सा हो गया? एस्टर हो गया। तो 3 ऑक्सीजन मतलब एनहाइड्राइड, 2 ऑक्सीजन मतलब एस्टर। अब आते हैं 1 ऑक्सीजन पे।
तो फिफ्थ और सिक्स्थ में आप देख सकते हो दोनों में ही एक एक ऑक्सीजन है। तो जब मैं एक ऑक्सीजन की बात करता हूं, यहां पर फर्दर दो पार्ट होंगे। एक ऑक्सीजन में फर्दर दो पार्ट में ऊपर कौन है, एसिड हैलाइड, और नीचे कौन है, अमाइड। ऊपर है एसिड हैलाइड और नीचे कौन है, अमाइड है। अब इसको भी ध्यान कैसे रखना है, याद कैसे रखना है कि ऊपर एसिड हैलाइड रहता है। तो जब हम एसिड हैलाइड की बात करते हैं ना, तो सबसे कॉमन जो एसिड हैलाइड हमारे दिमाग में आता है वो ऐसा कुछ आता है, RCOCl। जब भी आप देखोगे क्वेश्चन भी आपको मिलता है तो आपको RCOCl का ही मिलता है। और अमाइड को हम कैसे लिख रहे हैं, RCONH2 लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फाबेटिकली याद रख लो, इधर C है इधर N है, प्रायोरिटी किसको देंगे, C को देंगे। ऊपर कौन आएगा, एसिड हैलाइड आएगा। आया सबको समझ में? अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ऊपर कौन आएगा, एसिड हैलाइड आएगा, नीचे कौन आएगा, अमाइड आएगा। ठीक है, सबसे पहले फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले एसिड, एसिड में दो कौन सा, कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक। ऊपर किसको रखना है, कार्बोक्सिलिक, नीचे किसको रखना है, सल्फोनिक। फिर तीन ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन में एनहाइड्राइड, दो ऑक्सीजन में एस्टर। एक ऑक्सीजन की जब आप बात करोगे तो उसमें दो केस है, एसिड हैलाइड और अमाइड। एसिड हैलाइड और अमाइड में ऊपर किसको रखना है, एसिड हैलाइड। इस पर्टिकुलर पार्ट से आप इसको ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद के हम पार्ट पे मूव करते हैं। अब आपको ध्यान रखना है इसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसे याद रखोगे। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब ट्रिपल बॉन्ड में दो केस, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। तो ट्रिपल बॉन्ड में दो केस याद रखोगे, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। डबल बॉन्ड में दो केस याद रखोगे, एल्डिहाइड, कीटोन। और सिंगल बॉन्ड में तीन केस याद रखोगे, एल्कोहल, थायोल, अमीन। एल्कोहल, थायोल, अमीन। ये आपका पूरा चार्ट यहां पर कवर हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल में दो, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। डबल बॉन्ड में दो, एल्डिहाइड, कीटोन। एंड फाइनली सिंगल बॉन्ड में तीन, एल्कोहल, थायोल, अमीन। तो इतना तो आपको लास्ट में याद करना पड़ेगा। ओवरऑल फिर से एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो, मेरे साथ साथ आप वहां पर खुद बोलने की कोशिश करो। सबसे पहले एसिड आता है, एसिड में दो, ऊपर कौन सा, कार्बोक्सिलिक एसिड, नीचे कौन सा, सल्फोनिक एसिड। उसके बाद तीन ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। तीन ऑक्सीजन में कौन सा, एनहाइड्राइड। दो ऑक्सीजन के लिए एस्टर, एक ऑक्सीजन के लिए दो केस, एसिड हैलाइड, अमाइड। ऊपर किसको रखना है, एसिड हैलाइड को। उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में दो केस, साइनाइड, आइसोसाइनाइड। डबल बॉन्ड में दो केस, एल्डिहाइड, कीटोन। सिंगल बॉन्ड में तीन केस, अल्कोहल, थायोल, अमीन। सबको इतना समझ में आ गया? ठीक है, तो ये इसको याद रखने का तरीका हो गया, और ये प्रायोरिटी टेबल को याद रखने का सबसे पहला तरीका। अब इसके बाद हम मूव करते हैं यहाँ पर प्रीफिक्स और सफिक्स में, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का मतलब क्या होता है उसको हम यहाँ पर समझते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर जो एक हमने नोट लिखा है उस पर हम मूव करते हैं, वापस हम टेबल पे आएंगे। यहाँ पर नोट में देखो हमने क्या लिखा है, इफ ओनली वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इट इज कंसिडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। अगर किसी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो वो हमारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की बात करूं, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप मुझे दिख रहा है, यहाँ पे कौन सा फंक्शनल ग्रुप मुझे दिख रहा है बताओ, एल्कोहल। अगर इस कंपाउंड में एल्कोहल दिख रहा है, एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो इसी फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। अब एक बार मैंने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लिया तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स यूज होगा। अब आपको वो सफिक्स याद होना चाहिए कि टेबल में इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स क्या है। तो जब आप इस टेबल को देखोगे तो यहां पर हम देख सकते हैं एल्कोहल में लास्ट में जो सफिक्स वाला आपका कॉलम है उसमें आप देख सकते हो ओल है। तो ये जो सफिक्स है वो अब आपको यहां से यूज करना होगा। ठीक है, तो ये जो हमने यहां पर लिखा था कि सेकेंडरी सफिक्स जो है वो आपका डिपेंड करता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना होगा आपका प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और उसके लिए उसका आपको सफिक्स यूज करना होगा। क्लियर? अब यहाँ पर एक और चीज देखो, यहां तक हमने पढ़ लिया, इफ अ कंपाउंड कंटेन्स वन फंक्शनल ग्रुप इट इज कंसीडर्ड एज प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके आगे देखो हमने क्या लिखा है, इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल हाई प्रायोरिटी वाला प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है उसके लिए हम उसका सफिक्स यूज करेंगे, और रिमेनिंग ऑल उस फंक्शनल ग्रुप के अलावा बाकी जो सारे होंगे उन सबको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। अब वो फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, सब्स्टिट्यूएंट रहा, और एक बार मैंने वर्ड यूज किया सब्स्टिट्यूएंट तो वो IUPAC नेमिंग में सबसे पहले लिखा जाता है, मतलब उनका प्रीफिक्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस
ऊपर एग्जांपल की बात करूं सेकंड स्ट्रक्चर की, यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? कितने फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है? काउंट बताओ। 3 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। इन 3 फंक्शनल ग्रुप में से प्रायोरिटी सबसे पहला किसका? हाई प्रायोरिटी कौन है? COOH, दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, विच मींस अब आप यहां पर इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बोल रहे हो कि इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है, तो ये मेरा क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहलाएगा। और एक बार आपने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लिया तो इसका तो आप क्या यूज करोगे? सफिक्स, जो कि आपको उस टेबल से मिलेगा। और ये अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया तो इसके अलावा अब जो भी सब बचा उन सब को अब आप फंक्शनल ग्रुप नहीं बोलोगे, अब ये IUPAC नोमेनक्लेचर में एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा। और एक बार इनको आपने सब्स्टिट्यूएंट बोला तो इनका अब हम यूज करेंगे प्रीफिक्स, अगेन जो आपको टेबल से मिलेगा, और इसको हम लिखेंगे IUPAC नेमिंग में सबसे पहले along with their positions in alphabetical order। यही हमने लिखा था 2 डिग्री प्रीफिक्स में, यही तो हमने लिखा था। तो ये इसका मीनिंग होता है। तो इफ मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टेबल हाई प्रायोरिटी विल बी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड रिमेनिंग ऑल विल बी सब्स्टिट्यूएंट्स, और इनके लिए इनका अब हम प्रीफिक्स यूज करेंगे। ये इस लाइन का मतलब हो गया। इतना सबको समझ में आ गया? क्लियर है इतना? अब यहां पर आप देख सकते हो कि हमने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड कर लिया। मैंने आपको ये बोला कि इसके लिए अब हम इसका सफिक्स यूज करेंगे, ठीक है? लेकिन यहां पे आप देख सकते हो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड है, और इसका हमें सफिक्स यूज करना है। तो एक और इंफॉर्मेशन जो आपको पता होना चाहिए, अगर आप इस चार्ट में देखोगे और यहां पर सफिक्स वाले कॉलम को देखोगे और पहले ही एग्जांपल को देखोगे तो यहां पे 2 सफिक्स लिखा गया। एक सफिक्स आप देख सकते हो ओइक एसिड लिखा हुआ है, और ब्रैकेट में एक और सफिक्स लिखा हुआ है, इट इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है? 2 सफिक्स यहां पर लिखा हुआ है। ये जो ब्रैकेट वाला सफिक्स है इसको हम अपने टर्म्स में बोलेंगे स्पेशल सफिक्स, और ये जो ब्रैकेट में नहीं है इसको हम बोलेंगे नॉर्मल सफिक्स। तो यहां पर भी 2 टाइप के सफिक्स है। अब 2 टाइप के सफिक्स में से भी हमें कौन सा सफिक्स यूज करना है उसके लिए एक इंफॉर्मेशन नेक्स्ट लाइन में लिखा गया है। अगर आप पॉइंट 2 को रीड करोगे तो यहां पर देखो हमने क्या लिखा है। इफ अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बिकम्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, जैसा कि इस एग्जांपल में हो रहा है, इफ अ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बिकम्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स कार्बन is included in main chain, parent carbon chain, then normal suffix will be used। अगर इसके कार्बन को हम मेन चेन में इंक्लूड करते हैं तो हम नॉर्मल सफिक्स यूज करेंगे, और इसके नीचे हमने लिखा है इफ कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप बिकम्स प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप एंड इट्स कार्बन इज नॉट इंक्लूडेड इन मेन चेन देन स्पेशल सफिक्स विल बी यूज्ड। ये इन दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप इसको इंक्लूड कर रहे हो तो आप यूज करोगे नॉर्मल सफिक्स, अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हो तो आप यूज करोगे स्पेशल सफिक्स। अब कब इंक्लूड करते हैं कब इंक्लूड नहीं करते हैं ये हम आगे सीखेंगे, लेकिन आपको ध्यान रखना होता है कि अगर इंक्लूड कर रहे हैं तो कौन सा करना है, अगर इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो हमें कौन सा सफिक्स यूज करना है। और इसी रीजन से यहां पर आप टेबल में देखोगे तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जो भी है वहां पर आपको 2 सफिक्स लिखा हुआ मिलेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो 2 सफिक्स में से उसका मीनिंग क्या है, उसका कब यूज करना है, वो ये स्टेटमेंट जो यहां पर हमने लिखा है ये स्टेटमेंट आपको बताएगा। अब कब इंक्लूड करना है कब इंक्लूड नहीं करना है ये हम आगे डिसाइड करेंगे, या हम आगे डिस्कस करेंगे। इतना सबको समझ में आया नहीं आया ये बताओ? सबको ये समझ में आ जाएगा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम किसको बोलते हैं? सबको इतना क्लियर है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम किसको बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट हम किसको बोलेंगे? वर्ड प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? कि प्रिंसिपल किसको बोल रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट किसको बोल रहे हैं, प्रिंसिपल का सफिक्स आएगा, बाकी सबका प्रीफिक्स आएगा, और ये टेबल से आपको पता चलेगा कि वर्ड कौन सा यूज करना है, लेकिन आपको वो चीज याद रखना है। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। ये तो हो गया आपका 5 पार्ट, सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, ये आपका 5 पार्ट हो गया। अब इन 5 पार्ट को कंबाइन करके हम फाइनली नेमिंग करेंगे। तो अब हम नोमेनक्लेचर वाले पार्ट पे मूव करते हैं और उसके कुछ रूल्स को कवर करते हैं। रूल्स फॉर IUPAC नेमिंग, हम 2 रूल यहां पर पढ़ते हैं। 2 रूल में से पहला रूल क्या है, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, दूसरा रूल क्या है, नंबरिंग इन पीसीसी। जब भी आप IUPAC नेम लिखोगे पहला काम होगा चेन सिलेक्शन, दूसरा काम होगा नंबरिंग करना, और इन दोनों को करने के बाद ही आप नेम लिखना चालू करोगे। नंबरिंग कभी भी पहले नहीं करते। बहुत बार हम गलती क्या करते हैं, चेन सेलेक्ट करना तो छोड़ो, सीधा नंबरिंग करके नेमिंग करना लिखते हैं। अगर आपने चेन ही गलत सेलेक्ट किया है तो नंबरिंग आपका कहीं सही हो ही नहीं सकता।
तो पहला काम होगा चेन सिलेक्शन, दूसरा काम होगा नंबरिंग। ये दोनों करने के बाद आप नेमिंग वाले पार्ट पे मूव करोगे। तो हम पहले पार्ट को समझ रहे हैं कि हम चेन सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो हमने क्या लिखा है, इसको पढ़ो। सिलेक्शन ऑफ पैरेंट कार्बन चेन, सेलेक्ट द चेन हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड। देखो क्या है वर्ड, यहां पर क्या है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मैंने मैक्सिमम फंक्शनल ग्रुप नहीं लिखा, मैंने मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप लिखा है। और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सिर्फ एक हो सकता है, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप कई सारे हो सकते हैं, प्रिंसिपल सिर्फ एक होगा जो सबका मुखिया होगा, जो प्रायोरिटी टेबल में सबसे ऊपर होगा। तो जब हम इस चेन सेलेक्ट करने की बात करते हैं, हमें वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें मैक्सिमम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। उसके आगे हमने लिखा है मल्टीपल बॉन्ड, मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड हो। उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन, और यहां पर लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट्स। ये चार हमें सेलेक्ट करना होता है जब भी हम चेन को सेलेक्ट करते हैं। अब इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, प्रायोरिटी ऑर्डर में आप देखोगे सबसे पहले आता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। मतलब पहला प्रायोरिटी जिसको आपको इंक्लूड करना है वो है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। एक बार प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आपका इंक्लूड हो गया तो आपको अगला प्रायोरिटी किसको देना है, मल्टीपल बॉन्ड को। आपको मल्टीपल बॉन्ड को इंक्लूड करने का कोशिश करना है। मल्टीपल बॉन्ड भी आपका इंक्लूड हो गया तो फिर आप प्रायोरिटी दोगे किसको, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को, कि जितना ज्यादा आप नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन में रख सको उतना आप रखने की कोशिश करोगे। और नंबर ऑफ कार्बन एटम्स भी आपका चेन में इंक्लूड हो चुका है तो फिर आप प्रायोरिटी दोगे सब्स्टिट्यूएंट्स को। तो इस तरीके से ये हम प्रायोरिटी ऑर्डर फॉलो करते हैं कि पहले किसको रखना है, बाद में किसको कोशिश करना है, उसके बाद में किसको कोशिश करना है। और ये प्रायोरिटी ऑर्डर को यूज करके आप चेन सेलेक्ट करोगे। इतना क्लियर, इतना सबको समझ में आ गया, ठीक है। अब चलिए इसका एक एक करके एग्जांपल देखते हैं, एक एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इस फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, ठीक है, मुझे बताओ यहां पर फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, ठीक है। जो जो मैं पूछ रहा हूं उसका आंसर करो, फंक्शनल ग्रुप है या नहीं है, है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल। एक फंक्शनल ग्रुप है या एक से ज्यादा है, एक फंक्शनल ग्रुप है एक से ज्यादा है, एक। क्या मैं इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल सकता हूं, क्या मैं इसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोल सकता हूं, बोल सकता हूं। तो पहला चीज मुझे ये आइडेंटिफाई हो गया कि ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। अब जब हम चेन सेलेक्ट करते हैं तो पहला प्रायोरिटी मैंने आपको क्या बोला कि मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना है चेन में। मतलब मुझे इस OH को चेन में इंक्लूड करना है। अब OH को चेन में इंक्लूड करने का मतलब हो गया कि OH से अटैच्ड जो कार्बन है उसे हमें चेन में इंक्लूड करना है। चेन तो कार्बन का होगा ना, चेन OH का थोड़ी होगा। तो जब हम अल्कोहल को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, इस फंक्शन ग्रुप को इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं, मतलब मुझे इससे अटैच्ड कार्बन को चेन में इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। ये मतलब हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, ये मतलब हो गया इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करना। तो मुझे इस कार्बन को तो इंक्लूड करना है, पहला काम मेरा ये हो गया। अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड, क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है, क्या इसमें कोई मल्टीपल बॉन्ड है, नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड नहीं है तो मल्टीपल बॉन्ड वाले पार्ट को भूल जाओ। अगला प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन, तो मुझे इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का चेन सेलेक्ट करना है, वो मेरा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाला पार्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन कितने पॉसिबल है चेन में, गुड, 4। इस कार्बन को इंक्लूड करते हुए अगर आप मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखोगे तो ये 4 कार्बन पॉसिबल है। तो मेरा अगला प्रायोरिटी था नंबर ऑफ कार्बन, तो नंबर ऑफ कार्बन को हमने इंक्लूड कर लिया। अगर आप यहां से नीचे के साइड भी आओगे तो सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहां पर स्ट्रेट चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मेरा फंक्शनल ग्रुप भी इंक्लूड हो गया, मल्टीपल बॉन्ड नहीं है। तो फिर हम अगले पे आ गए, नंबर ऑफ कार्बन। और नंबर ऑफ कार्बन आप देख सकते हो मैक्सिमम जो पॉसिबल है वो यहाँ पे 4 कार्बन का सिस्टम पॉसिबल है इसमें। अब आपको कुछ और सोचने की जरूरत नहीं है। अगर एक से ज्यादा 4 कार्बन के सिस्टम होते तो फिर हम अगले प्रायोरिटी पे मूव करते। अगला प्रायोरिटी मेरा क्या होता, सब्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो एक ही पॉसिबल है, तो यही मेरा यहां पर सिलेक्शन हो जाएगा पीसीसी का, ठीक है। तो यहां पर ये मेरा पीसीसी हो गया, दिस विल बी पीसीसी, ठीक है। बिलो कार्बन को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, दोनों साइड आप जाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहां से ऐसे भी गए या यहां से यहां गए, दोनों चेन एक जैसे ही है, किसी को भी आप इंक्लूड कर सकते हो। तो इस तरीके से हम पीसीसी को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगले में आओ, अगले में बताओ मुझे प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है या नहीं है। मतलब फंक्शन ग्रुप दिख रहा है सबको, फंक्शन ग्रुप दिख रहा है सबको। अल्कोहल, अल्कोहल मेरा फंक्शन ग्रुप है और ये अकेला फंक्शन ग्रुप है। मतलब ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, बोल सकते हैं ये मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है।
तो मुझे इसे तो चेन में इंक्लूड करना है, इसे तो चेन में इंक्लूड करना है। इसे इंक्लूड करने का मतलब मुझे इस कार्बन को चेन में इंक्लूड करना है। ये कार्बन इंक्लूड हो गया मतलब फंक्शनल ग्रुप इंक्लूड हो गया। बोल सकते हैं अगला प्रायोरिटी क्या है? फंक्शन ग्रुप को इंक्लूड करने के बाद अगला प्रायोरिटी क्या है? मल्टीपल बॉन्ड मेरा अगला प्रायोरिटी है। मल्टीपल बॉन्ड मेरा अगला प्रायोरिटी है मतलब मुझे इस मल्टीपल बॉन्ड को भी चेन में इंक्लूड करने का कोशिश करना है। अब ये सोचो कि मुझे इस कार्बन को भी इंक्लूड करना है और इस मल्टीपल बॉन्ड को भी इंक्लूड करने का कोशिश करना है। इन दोनों को इंक्लूड करने का एक तरीका है या एक से ज्यादा तरीका है? इन दोनों को इंक्लूड करने का एक ही तरीका है या एक से ज्यादा तरीका है? इन दोनों को इंक्लूड करने का सही एक ही तरीका है। अगर मुझे इन दोनों को इंक्लूड करना है तो मुझे ऐसा एक पीसीसी लेना पड़ेगा। इस पीसीसी को आप लोगे तो यहां पर आप देख सकते हो प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप वाला कार्बन भी आ चुका है और मल्टीपल बॉन्ड भी आपका इंक्लूड हो चुका है। इतना सबको समझ में आता है? तो ये मेरा पीसीसी हो जाएगा जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप भी आ गया, मल्टीपल बॉन्ड भी आ गया। तो पीसीसी में मेरे कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन, जहां पर आपका पीएफजी भी इंक्लूड हो चुका है और मल्टीपल बॉन्ड भी इंक्लूड हो चुका है। और ये मेरा प्रायोरिटी का मतलब है। इस पूरे कंपाउंड का क्या ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन था? इस पूरे कंपाउंड का क्या ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन था? नहीं था। इस पूरे कंपाउंड का ये लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन नहीं था। लेकिन मुझे पूरे कंपाउंड का लॉन्गेस्ट पॉसिबल चेन सेलेक्ट नहीं करना होता। मुझे वो चेन सेलेक्ट करना होता है जिसमें प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप आ जाए, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। तो मुझे ये पार्ट को यहां समझना होता है और ये पार्ट आपको समझ में आ गया। ये प्रायोरिटी ऑर्डर अगर आपको याद है तो आप इजिली चेन सेलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पर 4 कार्बन का ही चेन आपका बनेगा। ये एग्जाम्पल सबको समझ में आ गया? गुड। ठीक है, चलो नेक्स्ट बताओ। इस क्वेश्चन में मुझे बताओ यहां पर प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है या नहीं है? फंक्शन ग्रुप है या नहीं है? नहीं है तो फंक्शन ग्रुप को भूल जाओ। अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है? नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है तो अगला प्रायोरिटी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आपको देखने हैं। चेक करो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैक्सिमम कितने दिख रहे हैं। आपको कोई चेन दिमाग में आ रहा है तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने दिख रहे हैं? 6। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 6 वाले एक चेन है या एक से ज्यादा चेन है? देखो इसमें। गुड। इसमें अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तक जाना है। मेरा अगला प्रायोरिटी वही है। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स में भी आपके दिमाग में एक तो ये दिखेगा। यहां पर आप देखोगे तो यहां पर कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। और यहां पर आप देखोगे तो आपको एक और चेन यहां पर विजुलाइज होना चाहिए और वो ये चेन है। यहां पर भी आप देखोगे तो कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। विच मीन्स आपको दो ऐसे चेन दिख रहे हैं जिसमें 6 कार्बन है। तो अब आपको अपने अगले प्रायोरिटी पे मूव करना होगा। अगला प्रायोरिटी है नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स। ये मेरा अगला प्रायोरिटी है। अब सब्स्टिट्यूएंट हम किसको बोलते हैं? मेन चेन से जो भी अटैच्ड हो उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। अब आप यहां पर देखोगे तो इस ऊपर वाले चेन में जो हमने स्ट्रेट चेन लिया है उसमें 6 कार्बन है। 6 कार्बन के साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट है? इस कार्बन पे और इस कार्बन पे ये नीचे ग्रुप्स लगे हुए हैं। तो मेन चेन से जो भी ग्रुप अटैच्ड है उसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। तो ऊपर वाले चेन में 6 कार्बन प्लस 2 सब्स्टिट्यूएंट्स है। बोल सकते हैं 6 कार्बन प्लस 2 सब्स्टिट्यूएंट्स। लेकिन इस यू वाले चेन में, इस उल्टे यू वाले चेन में कितने सब्स्टिट्यूएंट्स दिख रहे हैं बताओ? गुड। इस यू वाले चेन में यहाँ पे 6 कार्बन है और 6 कार्बन के साथ साथ यहाँ पर 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है। अगर आप इस कार्बन से स्टार्ट करोगे तो इस सेकंड कार्बन पे एक मिथाइल एक सब्स्टिट्यूएंट, इस थर्ड कार्बन पे इथाइल लगा हुआ है ये एक और सब्स्टिट्यूएंट, इस फोर्थ कार्बन पे एक और इथाइल सब्स्टिट्यूएंट और इस फिफ्थ कार्बन पे इथाइल मिथाइल लगा हुआ है ये भी एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो टोटल यहाँ पर 6 कार्बन के साथ साथ कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है? 4 सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो ऊपर 6 कार्बन 2 सब्स्टिट्यूएंट था, नीचे 6 कार्बन 4 सब्स्टिट्यूएंट है। तो मेरे प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग दिस विल बी आर पीसीसी। ये मेरा यहां पर पीसीसी होगा। इतना सबको समझ में आता है? ठीक है, ये मेरा यहां पर पीसीसी हो जाएगा। तो यहां पर हम पीसीसी इसको सेलेक्ट कर सकते हैं 6 कार्बन प्लस 4 सब्स्टिट्यूएंट्स का। क्लियर? चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये एग्जांपल देखो, यहां पर बताओ मुझे, अगर आप एक और एल शेप भी बना रहे हो उसमें काउंट करो सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, वो भी आप देख सकते हो, उसमें आपको 3 ही सब्स्टिट्यूएंट दिखेंगे।
प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग सोचो, इसमें कितने कार्बन का पीसीसी होगा? कितने कार्बन का पीसीसी? गुड, 4 कार्बन का पीसीसी। क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है यहां पे? फंक्शनल ग्रुप नहीं है। अगला प्रायोरिटी मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, तो यहां पे कितने मल्टीपल बॉन्ड मुझे दिख रहे हैं? 2। तो मेरा पहला प्रायोरिटी होगा इन दोनों मल्टीपल बॉन्ड को चेन में इंक्लूड करने का, क्योंकि प्रायोरिटी आपका मल्टीपल बॉन्ड का है। मुझे नंबर ऑफ कार्बन से भी मतलब ही नहीं है, मेरा प्रायोरिटी है मल्टीपल बॉन्ड। तो मैं ऐसे चेन को सिलेक्ट करने की कोशिश करूंगा जिसमें आपके मैक्सिमम मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, और इन दोनों मल्टीपल बॉन्ड को रखने का साथ में एक ही तरीका है। आप एक ही ऐसा चेन ले सकते हो जिसमें आपके दोनों मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, और यहां पर आप देख सकते हो कि इस पीसीसी में कितने कार्बन होंगे? 4 कार्बन। और इस 4 कार्बन पीसीसी में कितने मल्टीपल बॉन्ड आ चुके हैं? 2 मल्टीपल बॉन्ड आ चुके हैं। मुझे यहां पर नंबर ऑफ कार्बन से मतलब नहीं है, मुझे किसी से मतलब नहीं है। मेरा पीसीसी जो है वो आपका सिंपली 4 कार्बन पीसीसी यहां पर होगा। इतना सबको समझ में आ गया? प्रायोरिटी ऑर्डर सबको समझ में आ रहा है किस तरीके से देखना है? पहले फंक्शनल ग्रुप, उसके बाद मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन, और नंबर ऑफ कार्बन में भी एक से ज्यादा चेन दिख रहा है तो आप मूव करोगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स में। ठीक है, तो ये इसका पार्ट था। इसमें कुछ हम और एग्जांपल्स भी कवर करेंगे, उसको चलो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे फिर आगे। ठीक है, जो होमवर्क भी आपको मैं स्लाइड अभी दे दूंगा। ठीक है, इसका हैंडआउट का लिंक आपको मिल जाएगा, और इसमें जो होमवर्क रहेगा तो वो होमवर्क को आप सॉल्व कर लेना, और उसमें कोई दिक्कत हो तो फिर मेरे से आप क्लियर कर लेना।